हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे भाई टॉप 20 एमसीक्यूज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक के। ठीक है, तो एक तो हम 20 एमसीक्यूज करेंगे, एक काम ये करेंगे और लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन रखा हुआ है। ठीक है, तो उसका आंसर मैंने नहीं करवाया, तो वो आप लोग कमेंट्स में उसकी करेक्ट ऑप्शन मुझे बताओगे। ठीक है, तो टोटल इस शीट में 21 क्वेश्चन हैं, 20 मैं करवाऊंगा, लास्ट वाला आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओगे आंसर। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर से, थोड़े से पीवाईक्यूज से और थोड़े से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस साल इनको आने के चांसेस या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। कह रहे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज एजर्शन एंड द अदर एज रीजन। तो एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो एजर्शन कह रहे हैं द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व्स अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है वर्किंग कैपिटल, एक है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कोई रिलेशनशिप है, पहले तो हमें ये समझना है। ठीक है, पहले तो इन दोनों टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए, तभी हम इस एजर्शन का मीनिंग समझ पाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का मीनिंग है वर्क करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए बिजनेस में कितनी कैपिटल चाहिए, वो ही मीनिंग है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग ये है। ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग क्या होता है भाई, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ये मैं आपको ना ऑपरेटिंग साइकिल समझा रहा हूँ कि हमारे पास जैसे कैश है बिजनेस में बिगनिंग में। ठीक है, फिर उससे हमने कुछ रॉ मटेरियल खरीदे, फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये एक दिन का प्रोसेस तो होता नहीं, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, फिर फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स मान लो हमारे गुड्स तैयार है, तो अब ये एकदम से नहीं सेल आउट होंगे। जब ये सेल आउट होंगे तो हमारे को सामने वाला पैसे नहीं देगा कुछ टाइम तक, तो हम बोलेंगे डेटर। ठीक है, फिर डेटर जब मेरे को कुछ टाइम बाद पैसे दे देगा तो मेरे पास वापस क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो ये एक ऑपरेटिंग साइकिल हमारी बन गई है। तो आपको ये समझना है कि ये ना एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि अगर आज मेरे पास कैश है और मैंने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बन भी गया, प्रोडक्ट बिक भी गया और बिकने के बाद मुझे पैसा वापस भी आ गया, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये महीनों का या सालों का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल जनरली एज्यूम करी जाती है 12 मंथ्स की, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। ठीक है, तो अब हम दोबारा से एजर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने वर्किंग कैपिटल का मीनिंग बताया, ऑपरेटिंग साइकिल का मीनिंग बताया, अब हम दोबारा से एजर्शन रीड करेंगे। एजर्शन कह रहा है द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व्स अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो देखो वर्किंग कैपिटल की जो कैलकुलेशन है और ऑपरेटिंग साइकिल में क्या कोई रिलेशनशिप है, बेसिक सी चीज तो वो ये कह रहा है, तो रिलेशनशिप तो है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मतलब मुझे काम करने के लिए कितना पैसा चाहिए, और ऑपरेटिंग साइकिल का भी यही मीनिंग है भी कि आज काम करना हमने स्टार्ट किया तो गुड्स बिकने के बाद हमें कितने टाइम बाद पैसा वापस आएगा, तो रिलेशनशिप तो है। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि जो एजर्शन है वो ट्रू तो है। ठीक है, रीजन पढ़ते हैं। इट इज बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज रिक्वायर्ड टू एसेट इन द लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स एंड अर्जेंसी ऑफ पेमेंट्स टू लायबिलिटीज। ठीक है, तो वो ये कह रहा है, देखो वो ये कह रहा है कि हमें ऑपरेटिंग साइकिल की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जितनी हमारी लंबी ऑपरेटिंग साइकिल होगी ना, उतना ज्यादा हमारे को वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल मतलब कि देखो अगर मैंने आज गुड्स बनाने शुरू किए और बेचने के बाद मुझे पैसा बहुत टाइम बाद मिलेगा, तो मेरे को ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा ना, अपनी जेब से ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। मान लो मैंने आज गुड्स बनाए, 3 दिन में बिक गए, चौथे दिन पैसे भी आ गए, तो मेरे को कैश बॉक्स में ज्यादा पैसा अपनी तरफ से नहीं रखना पड़ेगा। मेरे जो गुड्स हैं ये सेल प्रोसेस से ही मेरे पास पैसा सेल्स के थ्रू ही बार बार ही आता रहेगा। ठीक है, और अर्जेंसी ऑफ पेमेंट्स का यहाँ पर ये मीनिंग है कि कभी कभी हम रॉ मटेरियल भी क्रेडिट पे लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है हमारे को शॉर्ट टर्म में क्रेडिटर्स को भी पैसा देना पड़ता हो। ठीक है, तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। एजर्शन ये रीजन में उसने इसी बात की एक्सप्लेनेशन दी है कि क्या लिंक है ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं और हमारे को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एजर्शन में कह रहे हैं द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व्स अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस, कि ऑपरेटिंग साइकिल जितनी है लंबी होगी या छोटी होगी उसी हिसाब से हमारे को वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। एजर्शन ये कहता है। रीजन कह रहा है इट इज बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज रिक्वायर्ड। ऑपरेटिंग साइकिल का हमारे को नॉलेज क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्या जानने के लिए, टू एसेट इन द लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स
लिक्विडिटी ऑफ एसेट का मीनिंग ये है कि डेटर कितने टाइम में पैसा देंगे, बेसिकली ये। एंड अर्जेंसी ऑफ पेमेंट्स टू लायबिलिटी, मान लो इस ऑपरेटिंग साइकिल में हमें जो रॉ मटेरियल क्रेडिटर से लिए हैं, उधार पे अगर लिए हैं, तो इनको भी तो पैसा देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। तो एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। एक बार आप ध्यान से इसको खुद से भी एक बार वीडियो पॉज करके समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा नॉलेज लाइक थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट बेस्ड है एजर्शन रीजन, तो आप थोड़ा सा 2 मिनट सोचो तो आपको समझ आ जाएगा। तो एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, ठीक है। आपको पता है रेशियो की जो क्लासिफिकेशन होती है, जो हम लोग लाइक अपनी बुक में पढ़ रहे हैं, वो कौन सी पढ़ी है हमने? लिक्विडिटी पढ़ी है, हमने पढ़ी है सॉल्वेंसी, ठीक है, और हमने पढ़ी है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। हमने ये पढ़ी है लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, और एक और हमने पढ़ी है वो है टर्नओवर, ठीक है। तो ये जो 4 रेशियोज है ना, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये चारों की चारों रेशियो कौन सी है? मॉडर्न, ठीक है। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और टर्नओवर, ये चारों की चारों क्या है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कौन सी थी? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L रेशियोज, बैलेंस शीट रेशियोज और कंपोजिट रेशियो, ठीक है। कंपोजिट रेशियो को कभी कभी ना कंबाइंड रेशियो भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 3 तो थी ट्रेडिशनल, ठीक है। तो हमसे तो ट्रेडिशनल ही पूछ रहे हैं, तो आपका आंसर यही है, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ ऑप्शन ए है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशियोज प्राइमरीली मेजर रिस्क, कह रहे कौन सी रेशियो है इनमें से जिससे हम रिस्क के बारे में थोड़ा आइडिया हम लगाते हैं, ठीक है। तो एक तो देखो, जैसे हम देख के जो हमें दिख रही है लिक्विडिटी ज्यादा दिख रही है, तो लिक्विडिटी कौन सी होती है? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो लिक्विडिटी क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हम पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स रिस्क, यानी कि लिक्विडिटी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरी होती है सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी रेशियो होती है हमारी लॉन्ग टर्म में हम पेमेंट करने लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारी रिस्क मेजर करती है। और तीसरी क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। मैं ऑप्शन डी की बात कर रहा हूँ। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अपनी यही है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। बेसिकली ये रेशियोज जितनी ज्यादा होंगी, जितनी हम प्रॉफिटेबल ज्यादा होगी हमारी कंपनी, उतनी वो ज्यादा इजीली रिस्क मैनेज करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। एक और रेशियो होती है टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो, इसी रेशियो का ना परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। तो ये क्या बताती है कि कितना एफिशिएंटली हम लोग बिजनेस के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है रिस्क मेजर करने के लिए, तो इसका आंसर होगा लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म वाला, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म के लिए, और प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको चार पॉइंट्स गिवन है, चार में से कौन कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है रेशियो इज एन अरिथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर। तो रेशियो की डेफिनेशन लिखिए, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो का क्विक रेशियो भी बोल सकते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। आइडियली एक्सेप्टेड करंट रेशियो इज, करंट रेशियो की आइडियल रेशियो होती है 2:1, ठीक है, 1:1 नहीं होती, तो ये गलत है। लास्ट है डेट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर्स फंड्स एंड शेयर होल्डर फंड्स, तो ये भी करेक्ट है। डेट मतलब आउटसाइडर, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर, तो वही उसने लिखा है, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 हम ढूंढेंगे, तो ये हमारी ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो वर्टिकल एनालिसिस होता है और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है, हमें ये दोनों पता होने चाहिए। तो जो गिवन क्वेश्चन है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्टिकल एनालिसिस होगा आपका रेशियो एनालिसिस, और दूसरा होगा ये कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। जो कंपैरेटिव होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। कंपैरेटिव होता है हॉरिजॉन्टल, कॉमन साइज और रेशियो एनालिसिस होता है वर्टिकल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, तो 1 और 3 मतलब ऑप्शन बी। 6 क्वेश्चन करेंगे, मैचिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। कॉलम 1 में देखो आपको लिखा है लूज टूल्स, तो ये कौन सी टाइप है, लाइक क्या है? देखो लूज टूल किस में जाएगा? इंटेंजिबल नहीं है लूज टूल। अदर करंट एसेट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, इन्वेंट्री। देखो लूज टूल जाएगा इन्वेंट्री से, तो इसको हम मैच करा देते हैं डी से। पेटेंट्स, पेटेंट्स हमें पता है क्या है, इंटेंजिबल है, तो पेटेंट्स को हमने मैच करा दिया इससे, ए से। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस किस में जाएगा भाई? अदर करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स या टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो अगर मान लो थोड़ा सा बहुत हमें नहीं भी पता, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग तो नहीं है ये, ठीक है, और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट भी नहीं है, ठीक है। तो क्लियर पता चल रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, अदर करंट एसेट्स है।
डिवेंचर्स की डेफिनेशन थोड़ी बहुत भी पड़ी हुई है तो हमें पता है क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। मशीनरी पता है बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए होती है, तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो ये जिससे टैली करेगी वो ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं सारी ऑप्शंस। तो फर्स्ट का जैसे डी है, सेकंड का ए है, ठीक है, थर्ड का क्या है भाई, थर्ड का बी है, फोर्थ का सी है और फिफ्थ का ई है, ठीक है। तो ये हमारी ऑप्शन बी बनेगी। विच रेशियो इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ एसेट्स फाइनेंस्ड आउट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है। देखो भाई आपको 4 रेशियो गिवन है, क्वेश्चन समझ आए चाहे ना आए, थोड़ा सा भी अगर हम लाइक कॉमन सेंस लगाएं तो हमें क्या समझना है, एसेट्स और शेयर होल्डर फंड्स, ये दो टर्म्स हमारे को दिख रही हैं। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज गिवन है, तो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम एक एक करके फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो का हम लिखेंगे डेट अपॉन इक्विटी। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का हम लिख सकते हैं नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिर फॉर्मूला लिख रहे हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो का लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। और इसका तो फॉर्मूला जो रेशियो है वही फॉर्मूला है, तो रेशियो क्या है, टोटल एसेट्स, 2 की जगह अपॉन लगाया और डेट। तो आपको देखो क्वेश्चन में लिखा है एसेट्स और शेयर होल्डर फंड, तो इनमें से चारों में से सिर्फ प्रोप्राइटरी रेशियो जिसमें एसेट्स और शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ टोटल सेल्स इज 2,50,000 एंड क्रेडिट सेल इज 25% ऑफ कैश सेल्स, द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल इज। देखो भाई हमें पता है बेसिक सा एक फॉर्मूला कि कैश में जितना हम गुड्स सेल करेंगे और क्रेडिट में हम जितना गुड्स को सेल आउट करेंगे, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स मिल जाएगा, बेसिक सा फॉर्मूला है। तो कैश सेल्स को हमने माना x, क्रेडिट सेल है 25% ऑफ कैश सेल्स, यानी कि 25 अपॉन 100 इंटू एक्स, ठीक है। 25% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, कैश सेल को x ले लिया, इज इक्वल टू टोटल सेल्स है 2,50,000, तो 2.5 लाख लिख लिया। इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये आ जाएगा x/4, एलसीएम लिया, ये आएगा 5x/4 इज इक्वल टू 2,50,000, ठीक है। ये 5 1 ज़र 5 5 ज़र 50,000, एक्स हमारा आ जाएगा एक क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 2 लाख। तो ऑप्शन में देखो हमारे को 2 लाख गिवन भी नहीं है, ठीक है, और वैसे भी पूछ कह रहे क्रेडिट सेल्स पूछ रहे, ये जो 2 लाख है ये कैश सेल है, तो क्रेडिट सेल कितना है, इस 2 लाख को डिवाइड बाय 4 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि 25% है ना, तो 50,000 आएगा हमारा आंसर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, तो ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहे हैं हमें इफ इट्स एवरेज इन्वेंट्री इज 80,000, एवरेज इन्वेंट्री दे दी, आईटीआर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो आंसर होता है 6 टाइम्स वो दे दिया, और साथ में एक रिलेशन बता रहे हैं सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट, तो इसको बाद में यूज करेंगे, पहले एवरेज इन्वेंट्री की जो वैल्यू गिवन है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर ही मैंने एक फॉर्मूला लिख लिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आईटीआर के नीचे लिखा 6, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की लगा लिखा सीओजीएस शॉर्ट में, एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है 80,000, ये हमने यहाँ पर रिप्लेस करी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, 80,000 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास आ जाएगा 4,80,000, ठीक है। अब देखो वो पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो अगर हम ध्यान से देखें लास्ट लाइन लिखिए सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, ये जो आपका सीओजीएस होता है ना ये आपका कॉस्ट ही होता है, कॉस्ट को ही हम इक्वेशंस में सीओजीएस लिखते हैं, तो इसका 25% जो है वही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, इसके ऊपर हम सेलिंग प्राइस रख रहे हैं ना इसके ऊपर, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वही ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो 4,80,000 का आपको निकालना है 25%, ठीक है, यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, 4,80,000 इंटू 25/100, 25 1 ज़र ये 4 ज़र, फिर 4,80,000 को 4 से डिवाइड करो तो 1,20,000 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो पॉइंट ए कह रहे व्हेन ऑल द कंपैरेटिव फिगर्स इन अ बैलेंस शीट आर स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ द टोटल इट इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। तो कंपैरेटिव मैंने आपको अभी बताया ये कौन सा होता है, ये होता है वर्टिकल, तो 1 फॉल्स है, ठीक है, 1 फॉल्स है। फिर कह रहे व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सेवरल ईयर्स आर एनालाइज्ड, जब भी सेवरल ईयर्स का एनालिसिस होगा याद रखना वो हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल नहीं होता, तो ये वर्टिकल कह रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है। थर्ड कह रहे हैं वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो टर्म्ड एज टाइम सीरीज, टाइम सीरीज हमेशा हॉरिजॉन्टल को कहते हैं, ठीक है।
तो ये भी हॉरिजॉन्टल है जिसमें ये वर्टिकल बता रहा है इसको, तो सी भी गलत है, मतलब ए बी सी तीनों ही गलत है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो तीनों की तीनों फॉल्स है ना, तो आंसर होगा ऑल थ्री ए बी सी। ठीक है, क्योंकि सारी ही फॉल्स हैं। एजर्शन रीजन का एक और आ गया, कह रहा है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेस प्रॉफिट। तो एक बार इसको चेक करते हैं। देखो हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में टी शेप एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट यहां पर बना रहा हूं। तो आपको याद होगा डेबिट साइड पर हम लिखते थे खर्चे, क्रेडिट साइड पर हम लिखते थे इनकम्स, यही करते थे। क्रेडिट साइड में दो चीजें लिखते थे, क्लास 11 में फाइनल अकाउंट चैप्टर की बात कर रहा हूं, यहां लिखते थे बाय सेल्स। ठीक है, और साथ साथ हम यहां पर लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यही काम करते थे। तो अब आप देखो क्लोजिंग स्टॉक इनकम वाली साइड पर लिखा जाता था, तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा तो एक तरीके से इनकम बढ़ेगी और जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है एजर्शन में, और ये बात हमने ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर कर समझ भी ली, ये बात सच है, मतलब ये बात करेक्ट है। तो एजर्शन देखते हैं। एजर्शन कह रहे हैं इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हम जब बढ़ाएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एजर्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमें फॉर्मूला याद है, क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यही फॉर्मूला होता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो भाई, तो क्या कह रहे हैं रीजन में, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ा दूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर कम होगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है इस फॉर्मूले में माइनस हो रही है, तो अगर माइनस होने वाली चीज बढ़ जाए, जैसे मान लो पहले मैं 50,000 माइनस कर रहा था, अब अगर मैं मान लो 1 लाख रुपीज माइनस करूंगा तो मेरा ओवरऑल आंसर तो कम आएगा। ठीक है, तो यही वो कह रहा है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब अगर माइनस करने वाली चीज को हम बढ़ाते जाएंगे तो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो तो कम हो जाएगा ना, वही वो कह रहा है, रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब ऑप्शन ढूंढनी है। तो पॉइंट ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। पॉइंट बी कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए। तो अब ऑप्शन ए और बी में से कोई एक ठीक है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि एजर्शन और रीजन ना आपस में लिंक्ड है। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो यहां पर हम लिखते हैं ना टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, फिर यहाँ पे कैरेज इनवर्ट्स, वेजेस इनवर्ट्स लिखते थे जिनको हम बोलते थे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखो ना, ये सारे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग परचेज, ये सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ही तो मटेरियल लिखा है ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग में ही प्रॉफिट भी निकलता था। तो एजर्शन और रीजन आपस में इंटरलिंक्ड भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। 12th है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, दोबारा एजर्शन रीजन है, ध्यान से पढ़ो। एजर्शन कह रहा है हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स अ फेवरेबल पोजीशन। देखो जब भी खाली ऑपरेटिंग रेशियो लिखेगा आपने मान के चलना है कौन सी रेशियो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो ना वैसे जितनी कम हो, यानी कि खर्चे जितने कम हो उतना अच्छा है। तो एजर्शन कह रहा है हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स अ फेवरेबल पोजीशन, तो ये वैसे ही एक गलत बात है। ठीक है, क्योंकि लो ऑपरेटिंग रेशियो बढ़िया होती है, हाई तो बेकार होती है, अनफेवरेबल होती है। ठीक है, तो हमारा जो एजर्शन है वो तो इनकरेक्ट है। ठीक है, एजर्शन इनकरेक्ट है। तो अब आप ऑप्शन देखो, कोई भी ऑप्शन है जिसमें एजर्शन इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए में एजर्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी में भी एजर्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी में एजर्शन इनकरेक्ट है, और ऑप्शन डी में भी एजर्शन करेक्ट है। तो एजर्शन इनकरेक्ट की सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, तो हम ऑप्शन सी पे टिक मार सकते हैं बिना रीजन को पढ़े। नेक्स्ट है करंट रेशियो ऑफ आधार लिमिटेड इज 2.5:1। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे। तो करंट रेशियो हमें गिवन है 2.5:1, और इसको अकाउंटेंट कितना लाना चाहता है, 2:1। आइडियल रेशियो वो लाना चाहता है करंट रेशियो की। फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो 2.5:1 से 2:1 लानी है, तो इन तीनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझेंगे।
एग्जाम्पल ये है, मान लो करंट रेशियो 2.5 रेशियो बना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास 25,000 की करंट एसेट्स है और 10,000 की करंट लाइबिलिटी है। और इसको अगर मैं काटूं तो आप देखो 3 जीरो से 3 जीरो गई और ये 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम अभी जो ये 2.5 रेशियो बना है ना, वो ऐसे प्रेजेंट करा जा सकता है। और इसको हमें कितना लाना है, इसको हमें लाना है 2:1, यानी कि मेरे को करंट एसेट चाहिए 20,000 और करंट लाइबिलिटी चाहिए सेम टू सेम 10,000। ठीक है, तब आएगा 2:1। अब ऐसा करना है, 20,000 अपन 10,000 तक लाना है। अब देखो कैसे करेंगे, कह रहे ही कैन रीपे बिल्स पेबल। ठीक है, ही कैन रीपे बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल जब वो पे करेगा तो होगा क्या, एक तो हमारा कैश कम होगा और दूसरी हमारी करंट लाइबिलिटी भी कम होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहां पर हूं, अगर मैं 5,000 का 4,000 का कितने का भी बिल्स पेबल पे करूं तो मेरी रेशो कैसी हो जाएगी वो समझते हैं जरा। ठीक है, रेशो कैसी हो जाएगी, मान लो 5,000 का पे करा मैंने, तो अब मेरी रेशो हो जाएगी 20,000 का कैश कम हुआ 5,000 से और करंट लाइबिलिटी भी 5,000। ठीक है, 5 से कम हुई ना, तो अब देखो मेरी रेशो हो जाएगी 4:1, तो मेरी रेशो तो बढ़ गई, तो यानी कि ही कैन रीपे बिल्स पेबल जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अगर वो गुड्स क्रेडिट पर खरीदेगा तो क्या होगा कि एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि करंट एसेट बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा, एक तो करंट एसेट बढ़ जाएगी और क्या होगा, स्टॉक बढ़ा और क्रेडिट में खरीद कर लाया तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, यानी कि करंट लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब आप ध्यान से देखो, मुझे करना क्या, मेरे को करंट एसेट कम करनी है और मेरे को करंट लाइबिलिटी सेम टू सेम रखनी है। बट जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 2 सही हो सकती है। इसको अब हम कैसे समझेंगे, क्योंकि 2:1 लाना है ना, तो हो सकता है आपका 40,000 हो ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी 20,000 हो तो भी ठीक है, क्योंकि उसका भी डिवीजन 2:1 आएगा। तो अब आप मान के चलो, एग्जाम्पल के लिए मान लो 5,000 के हमने गुड्स खरीदे, तो मेरी करंट एसेट यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, 5,000 से करंट एसेट बढ़ेगी तो 30,000 हो जाएंगी और 5,000 से करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो 15,000 हो जाएंगी। अब आप ध्यान से देखो, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये 2:1 ही तो आएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन 3 देखो, ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, तो वो उसने शॉर्ट टर्म लोन लिए, शॉर्ट टर्म लोन में भी बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है, कैश बढ़ेगा करंट एसेट बढ़ेगी, शॉर्ट टर्म लोन है करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी। मान लो ये भी 5,000 का लिए, तो आपका यहां से ये सिचुएशन आ जाएगा और 2:1 दोबारा आ जाएगा, तो 2 और 3 दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 मंथ्स, इट हैज अकाउंट्स रिसीवेबल्स अमाउंटिंग टू 1 लाख आउट ऑफ विच 60,000। ठीक है, अच्छा एक बार देखो, अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स। ठीक है, मतलब जिनसे पैसा लेना है, रिसीवेबल मतलब जिनसे पैसा मिलना है, तो डेटर्स कितने के, 1 लाख के हैं, आउट ऑफ विच 60,000 हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 11 मंथ्स। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब है ये डेटर से मुझे पैसे लेने में 11 महीने लगेंगे। ठीक है, 60,000 से जिनके जो भी मेरे 60,000 के डेटर्स हैं उनसे पैसे लेने में मुझे 11 महीने लगेंगे। और क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है 8 मंथ्स की, तो ऑपरेटिंग साइकिल तो बहुत छोटी है। हाउ वुड दिस इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास डेटर्स वैसे तो 1 लाख के हैं, 60,000 मेरे को 11 मंथ्स में देंगे, तो बचे हुए 40,000 मुझे कब पैसा देंगे ये नहीं पता। ठीक है, 60,000 मुझे 11 मंथ्स में देंगे, बचे हुए 40,000 मुझे कब पैसा देंगे ये नहीं पता, तो अब क्वेश्चन साइलेंट है। तो मान के चलेंगे कि बचे हुए 40,000, क्योंकि डेटर्स एक करंट एसेट है, तो बचे हुए 40,000 भी मुझे विद इन 12 मंथ्स पैसे दे देंगे। ठीक है, तो ये बात आपने समझनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी बैलेंस शीट में, तो 40,000 करंट एसेट, 60,000 एज नॉन करंट एसेट्स। तो देखो भाई, नॉन करंट एसेट में नहीं जाएगा कुछ भी। ठीक है, 60,000 करंट एसेट, 40,000 नॉन करंट एसेट, 1 लाख नॉन करंट एसेट, 1 लाख एज करंट एसेट। अब आप देखो, जो ऑपरेटिंग साइकिल है ना 8 महीने की, ये तो इग्नोर ही कर दो क्योंकि ये 12 महीने से छोटी है। ठीक है, तो जो भी चीजें 12 महीने के नीचे आएंगी वो हमारी करंट एसेट है। तो ऊपर 60,000 के डेटर करंट एसेट है और बचे हुए 40,000 के, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, वो 12 महीने में पैसा देंगे ऐसा हमने एज्यूम करा है, तो ये 1 लाख रुपए क्या है, पूरा का पूरा करंट एसेट है, तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेडिंग सब हेडिंग का। ठीक है, तो डिबेंचर्स की हेडिंग क्या है, ऐसे लूज शूज कॉल सेंटेंस बहुत सारे हैं, छह चीजें पूछ रहे हैं। तो डिबेंचर्स की हेडिंग क्या है भाई, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और सब हेडिंग क्या होगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ये आप एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद से सोचो, फिर
देख लेना, ठीक है। लूज टूल्स कहाँ जाएंगे भाई, करंट एसेट्स और उसके बाद इन्वेंट्रीज। कॉल्स इन एडवांस कहाँ जाएंगे, करंट लायबिलिटी, उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज। स्टोर एंड स्पेयर्स, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम है लूज टूल की तरह, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री, ठीक है, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री, लूज टूल्स वाला सेम आंसर। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है भाई, ये वाला देखो भाई, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड के लिए ना हम लैंग्वेज लिखेंगे, प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए हमने एक सॉरी तो प्रपोज डिविडेंड के लिए हमने ये लैंग्वेज लिख दी है, ठीक है। लास्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये सिंपल है, नॉन करंट एसेट्स और उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट और उसके बाद हाइफन फिर से लिखेंगे इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, हमारी इनटेंजिबल एसेट है अंडर नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 6 के 6 पॉइंट्स का हेडिंग और सब हेडिंग का आंसर। 16th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग से रिलेटेड ढूंढो भाई, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो फाइनेंसिंग मतलब पैसा रेस करने से रिलेटेड, तो देखो डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन हमने लिया होगा तो इंटरेस्ट दिया होगा, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है, तो इंटरेस्ट पेड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बायबैक ऑफ शेयर्स इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम फॉर, ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर फॉर्मेट आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा बायबैक ऑफ शेयर जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर 20 लाख पेइंग 60% बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड द बैलेंस बाय अ चेक, दिस ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन, ठीक है। देखो अब इसमें देखो फर्नीचर खरीदा 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए का लिया तो 60% का तो हमने शेयर्स इशू करा, ठीक है, तो इस 20 लाख में 60% कितना हुआ भाई, इसका 60% हुआ 12 लाख, 12 लाख के हमने शेयर्स किए और बाकी की हमने पेमेंट करी, तो पेमेंट जो करी है वो कितने की करी है, वो करी है 8 लाख रुपीस की, ठीक है। तो जो पेमेंट करी है वो होता है आउटफ्लो ऑफ कैश या आउटफ्लो फ्रॉम बैंक अकाउंट, ठीक है, चेक के थ्रू, तो ये कैश का या बैंक का आउटफ्लो है 8 लाख रुपए का। जो 12 लाख रुपए है ना, ये कैश की फॉर्म में आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसके हमने शेयर्स इशू करें, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। भले ही फर्नीचर 20 लाख का खरीदा है बट कैश की फॉर्म में आउटफ्लो सिर्फ 8 लाख रुपए का हुआ है। तो अब आप देखो कौन सी इसमें से गिवन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो पार्ट ए कह रहे कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 20 लाख, देखो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट तो हुई है बट कैश थोड़ी पूरा का पूरा यूज हुआ है 20 लाख का, ठीक है, ये बात समझने वाली है, तो ऑप्शन ए गलत है। सेकेंड है कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 12 लाख, तो कैश तो कुछ मिला ही नहीं है, हमने तो भाई एसेट के अगेंस्ट शेयर दिए ना, कैश थोड़ी मिला है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड है इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 8 लाख रुपीज, डी है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 8 लाख रुपीज, तो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसलिए गलत है क्योंकि पैसा मिला नहीं है, पैसे का आउटफ्लो हुआ है, और ऑप्शन डी हमारी करेक्ट है क्योंकि पैसे का आउटफ्लो और यहाँ पे यूज्ड वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो 18th का डी हो जाएगा। 19th है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, इसमें कह रहे डिपॉजिटेड 10,000 इनटू बैंक, ऑप्शन है, देखो इसकी जर्नल लिखी बैंक टू कैश, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ कैश का बैलेंस ना बढ़ा है ना घटा है, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया लेकिन दुकान में से यहाँ कैश बॉक्स में से पैसा कम हुआ है, तो ओवरऑल कैश का तो फ्लो ही नहीं हुआ ना। आप बैंक में पैसे डालोगे और कैश ही फर्म का ही कैश यूज करोगे, कंपनी का ही कैश यूज करोगे, तो एक्चुअली में ना कैश का इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो ऑप्शन ए में कोई भी नहीं हुआ कुछ। ऑप्शन बी भी सेम है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तो बैंक बैलेंस कम हो गया लेकिन कैश बैलेंस बढ़ गया, तो भी कैश का फ्लो नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी गलत है। ऑप्शन सी है सेल ऑफ मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 74,000 एट ए लॉस ऑफ 9,000, तो मतलब कि यहाँ पर हमने जब मशीनरी बेची है, सेल करी है, बेची है, तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो भले ही लॉस हुआ है लेकिन कैश का इनफ्लो तो हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो कितने पैसे मिलेंगे 65,000 मिलेंगे, तो कुछ तो कैश का इनफ्लो हुआ। डी है कन्वर्टेड 2 लाख 9% डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पे तो जस्ट कन्वर्जन हो रहा है, पैसा वैसा कुछ मिल नहीं रहा, तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है
के लिमिटेड इज अ फाइनेंसिंग कंपनी। फाइनेंसिंग कंपनी हम समझ सकते हैं जैसे जिनका बैंक्स वगैरह हो गए, लोन वगैरह लेने देने का काम रहता है जिनका। तो कह रहे हैं अंडर विच एक्टिविटी विल द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन सेटल्ड इन द करंट ईयर बी शोन। ठीक है, देखो इनका ना लोन देने लेने का ही काम है, तो अगर ये लोन लेते रहते हैं तो इनको इंटरेस्ट पे भी करते रहना होगा। ठीक है, और क्योंकि इनका रेगुलर काम है, लोन लेना अगर रेगुलर काम है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना भी क्या होगा, रेगुलर काम ही माना जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। तो कह रहे हैं इसको किस में शो करेंगे, इसको ऑपरेटिंग में शो करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। अब एक क्वेश्चन रह गया जो आप लोग बताओगे मुझे कमेंट्स में, उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। कह रहे जीएससी लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 10 लाख, इशूइंग चेक ऑफ 2,50,000 एंड 10% डिबेंचर्स ऑफ 7,50,000। ठीक है, 2 बार 10% लिखा है, ये इंटरेस्ट रेट होता है डिबेंचर्स का 10%। इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट द ट्रांजेक्शन विल बी शोन एज। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आप मेरे को बताओ कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज का वीडियो ओवर है हमारा। कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में लिखो। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।